हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। सियासी सूरत हाल अभी भी गैर वाज़े है। माना कि जियो कह रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म हारेंगे और ARY कह रहा है कि वज़ीर आज़म जीतेंगे, मगर अभी भी चीज़ें जो हैं वो बीच में फंसी हुई हैं। और हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमने लगड़ बग्गे उड़ाए हैं, मतलब ज़ाहिर चिड़िया तो कोई और ले गया और बाकी सारे, तो इत्तेहादी अभी भी जो है वो श्योर नहीं है कि उन्हें अपोजिशन की तरफ से जो अश्योरेंसेस दी गई हैं उनका साथ देने के लिए। आज मेरी बात हुई भी है MQM में भी और काफ में भी। तो आप जो एक खामोशी देख रहे हैं दोनों जानिब से, उनका ये कहना है कि हम इन राइटिंग अश्योरेंसेस चाह रहे हैं अपोजिशन से, और ना सिर्फ इन राइटिंग चाह रहे हैं, MQM चाह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको लेजिस्लेशन की शक्ल दे। अब आपको पता है लेजिस्लेशन ये तो नहीं है कि एक दिन होती है दूसरे दिन हो जाती है। और MQM की जो है कल यहाँ मौलाना फजलुर रहमान भी आए थे और बड़े खुश गए थे कि मामला तय हो गए। और उस वक्त तक मैंने भी चेक किया तो सब ये कह रहे थे कि मामला तय हो गए, मगर आज MQM के वफ़द ने हकूमती वफ़द से भी मुलाकात की है और उसके बाद से मुकम्मल खामोशी है। काफ जो है वो जो परवेज़ इलाही साहब का शोरा आफाक इंटरव्यू था महर बुखारी को, उसके बाद से 2 दिन के बाद से वो खामोश हैं। ना मोने सिलाही ट्वीट कर रहे हैं ना कुछ और है। वहाँ मेरी जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी को जियो पर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि काफ की जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी वो सेंटर में हुई है, जबकि नीचे यानी पंजाब में अभी तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब को बहुत ज़ोर का वज़ीर आला आया हुआ था, तो वो उस चीज़ से को लेकर के थोड़े से वो और कोई तो ये भी कह रहे थे कि वो अंदर से हमज़ा शहबाज ने कुंडी लगाई हुई है, तो इसी वजह से वो उनको मौका भी नहीं मिल रहा किसी और के पास। तो स्टेटस को है और यही वजह है कि दोनों साइड दावा तो कर रही हैं मगर क़तईयत के साथ अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि अपोजिशन का पहले प्लान ये था कि अगर इत्तेहादी उनके साथ आ जाते हैं तो जितने मुनहरिफ अरकान उनके पास हैं उनको वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन लेकर नहीं जाएंगे ऐवान में, ताकि वो डिफेक्शन से बच भी जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ नहीं आएंगे तो इस तरह उन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी। मगर अब अगर ये लग रहा है कि इत्तेहादी थोड़े से अभी भी श्योर नहीं हैं कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, तो अपोजिशन को भी कुछ नया खरगोश हैट में से निकालना होगा। मतलब कि अच्छा, अपोजिशन को क्या खरगोश हैट से निकालना होगा? देखिए, अगर मुझे आपसे पहले ही बिरयानी मिल रही है और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं आके मेरे रेस्टोरेंट पर खाओ, तो या तो मुझे एक और बोटी चाहिए या तो मुझे फिर 2-3 और आलू चाहिए। मतलब वही, अगर वही बिरयानी मिलनी है तो फिर क्या फ़ायदा। दूसरी बात है कि हर 1.5-2 घंटे आधे घंटे ना पूरा व्यू चेंज हो रहा है यहाँ पर। जैसे 1 बजे अगर आप दोपहर में मेरे से पूछते कि क्या जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, मैं कहता हाँ, लेकिन 1:30 बजे मैं कह रहा था कि नहीं, 2 बजे मैं कह रहा था कि शायद, और 2:30 बजे मुझे कहा था पता नहीं यार। और तो ये 3 बजे आप सो गए। 3 बजे मैं सो गया। ठीक है। तो जनाब वज़ीर आज़म की जब बात आई है तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने कुछ रिपोर्टर्स से मुलाकात की है और उसमें ये दावा किया है कि वो जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको डिफ़ीट कर देंगे और उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है। इमेजिन, इमरान खान साहब कह रहे हैं ट्रम्प कार्ड, तो वो ट्रम्प कार्ड है जो वो निकालेंगे। तो हमारे साथ डॉन के करस्पॉन्डेंट नासिर इकबाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, अखबार में आप उन्हें पढ़ते भी हैं रेगुलरली। नासिर, हम जानना चाह रहे हैं कि एक तो बॉडी लैंग्वेजेस पे बड़ी बात हो रही है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन ये कि वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा। शुक्रिया मुबशर। देखिए मुबशर, मैं ज़रार खोरू साहब के बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि वो 1 बजे कोई बात होती है और 1:30 बजे कोई बात होती है, लेकिन मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं दे सकता। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेडिक्शन दी है और वो ये है कि उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को विन कर लेंगे, यानी कि हम जीत जाएंगे। और उनका ये कहना था कि मैंने उनसे सवाल ये किया था कि आपके पास क्या कोई तरफ का कार्ड है जो आपने अपने सीने से लगा रखा है कि आप पसंद करेंगे कि हमें भी बताएं या शेयर करें। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, तरफ का पटला है। और वो उनका ये कहना था कि जो पोजीशन है उन्होंने प्रेशर में आके अपने सारे कार्ड शो कर दिए, लेकिन हमने अपने कार्ड्स बचा के रखे हैं जो कि उनको जल्दी ही पता चल जाएगा। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है
उसके 1 या 2 या 3 दिन से पहले उनको पता लग जाएगा। और हमारे जो अलाइज पार्टीज हैं वो हमें बड़े करीब से देख रहे हैं, और उनका ये कहना था कि हमारी पार्टी इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कह लें या कॉन्फिडेंट है क्योंकि लोगों की जो राय है, जो अवामी राय है, वो हमारे साथ है। इसलिए कि जो अपोजिशन है उन्होंने मतलब ये उनका एलिगेशन है कि उन्होंने जो करप्शन के जरिए बनी जो पैसे कमाए हैं उसको उन्होंने एमएनएस को खरीदने के लिए लगा रहे हैं, और लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। और ये जो बहस है कि करप्शन बहुत गलत चीज़ है, अब ये उनके अपने घरों तक पहुंच गई है, और ये जो सैलाब है, अवामी सैलाब और अवामी रेला जो अवामी राय है, ये उनको बहा के ले जाएगा। और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 27 के जो हमारा जलसा है उसको होने लेने दें, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा, सारे मामला बदल जाएंगे। अच्छा नासिर भाई, अब देखिए जो बिल्कुल जैसे आप, और ये तो क्लियर लग रहा था ना कि वज़ीर आज़म जो हैं, एक तो वो चीज़ जिस पर रिलाई कर रहे हैं, अब ये उनका ट्रम्प कार्ड है या नहीं है वो एक अलग बात है, मेरे नहीं ख्याल ये है पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक सपोर्ट, और इसके इशारे और ट्रेलर तो हमने पहले भी देखे हैं कि जी अब मैं अगर इक़्तिदार में नहीं रहा तो मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जाहिर है कि हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, और जाहिर है कि वज़ीर आज़म ने बताया तो नहीं है कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है, अगर वो ट्रम्प कार्ड है भी सही, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेक्यूलेट करें, वो क्या हो सकता है कि क्या अंदर खानी किसी इत्तेहादी के साथ सेटिंग हो गई है, या क्या मतलब ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर इस वक्त? देखिए ये तो मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या ऑप्शन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इस पे खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की है कि जो हमारे अलाइज हैं वो हम इन सारी सिचुएशन से वो बड़े गौर से देख रहे हैं, और ये उनको महसूस हो गया है कि अपोजिशन जो कुछ चाह रही है, वो उन्होंने कहा कि अपोजिशन को जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उनको अपने लोग पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे, और ये ऐसे मामलात हैं जिसमें इतना आसान नहीं है स्विच करना। और उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने ये कहा कि देखें, उनसे ये सवाल किया गया था कि लोग आपकी पार्टी में नाराज हैं, और वो बहुत ओपनली बात कर रहे हैं कि अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा दुनिया में कौन सी पार्लियामेंट्री पार्टी ऐसी है जिसमें लोग नाराज ना हो या जिनको वजारत ना मिले वो अपना गुस्से का इजहार ना करें, ये चीज़ें आम हैं। लेकिन लोग जब ये देखते हैं कि हमारी अब ऐसी पार्टी है जो करप्शन को गलत समझती है और जिन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, उन्होंने कहा इस वक्त हमें ये क्रेडिट जाता है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, ये अपोजिशन वाले मनी लॉन्ड्रिंग सॉरी कह रहा हूँ, हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है हम ही जीतेंगे, उनका ये कहना था। हाँ नासिर, एक मुल्क के एक इंतहाई मुमताज़ तज्ज़ियाकार जो हैं वो बार बार ऐसी वीडियोस निकाल रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि ये मामले का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है, आज यौम पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने म्यूज़िक डाला, वो बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो सारा बहरान है इसका ताल्लुक़ एक अपॉइंटमेंट से है या एक्सटेंशन से है, तो ये बात भी हुई वहाँ पर। देखिए एक सवाल हुआ था जो आज कामरान खान साहब ने कोई ट्वीट भी की है, पूरा वीडियो है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब नहीं दिया, बिल्कुल जवाब नहीं। वो मुस्कुराए जरूर, लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जिससे ये महसूस हो कि क्या वो एक्सटेंशन के सिलसिले में एक्सटेंशन देने जा रहे हैं या किसी और को अपॉइंट किया। मैंने जो सवाल किया था तरफ का कार्ड, मैंने इसी पैराए में किया था, लेकिन उन्होंने उसको दूसरे मानों में एक्सप्लेन कर दिया, इस साइड पे वो नहीं आए। तो इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना कि उनकी क्या सोच है ये ज़रा मुश्किल है। दूसरा नासिर सॉरी मैं आपकी बात कता कलामी माफ़, लेकिन आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, जो सदारती रेफरेंस आया है उस पर भी हुकूमत बहुत बैंक कर रही है कि 63A में कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट जो है डिफेक्शन के बारे में ये कह देता है कि ये ताउम्र नाअहली है, तो जाहिर है मुनहरिफ अराकीन जो हैं इससे बितकेंगे, और अगर ज़रा सा भी उन्हें इशारा मिला तो शायद वो जो है अपनी लॉयल्टीज़ जो है वो वापस वहीं ले आएँ। कल से एक लार्जर बेंच जो है इस सारे मामले की सुनवाई भी कर रहा है, तो आप इस मामले को देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो ये कहा है कि इसका असर जो है उस पर नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है,
मगर बिलवास्ता या बिलावास्ता तो पड़ेगा। देखें मुबशर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्सप्लेन किया था कि हमने क्यों रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जब हमने देखा है कि ओपन हॉर्स ट्रेडिंग के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम मजबूर हुए कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना ताहयात नाअहली, मुबशर साहब, ये बड़ा ही मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे आए कि जो डिफेक्शन करता है, जो अपनी लॉयल्टी बदलता है, उसको ताहयात नाअहली कर दे, क्योंकि जो पहले जो जजमेंट आई है ताहयात नाअहली, उसको कोई अच्छा मतलब अच्छे नासिर एक ब्रीफली बस एक राजा रियाज ने अभी एक ट्वीट की है और उन्होंने ये कहा है कि इस सारे मामले में जो आइन है वो ये कहता है कि इसमें तो नाअहली बनती ही नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो हद से हद आपको इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, इसमें नाअहली नहीं होती, ऐसा है ये? देखिए 63A तो उसी वक्त ट्रिगर होता है ना जब आप प्राइम मिनिस्टर के नो कॉन्फिडेंस में वोट डाल दें, उससे पहले नहीं होता। तो ये बात ठीक है कि ताहयात नाअहली का तो ये मेरा ओपिनियन नहीं होता सवाल पैदा, ये जो मेरा तजुर्बा है। लेकिन देखें कल क्या बहस होती है, लेकिन ये तय है कि ना ताहयात नाअहली तो हो नहीं नजर आ रही मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, हमसे डिटेल में बात का। कल जो है सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की समाअत शुरू कर रहा है, तो एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कुछ बॉडी लैंग्वेज की बात जी। वेलकम बैक। तो बॉटम लाइन ये है नाज़रीन के किसी को कुछ नहीं पता, किसी के पास कोई खबर नहीं है और ना ही हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। हम श्योर नहीं हो सकते, मेरा ख्याल है खबरें हैं भी तो बिट्स एंड पीसेस में हैं, पजल के जो एक तरफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ की सूरत हाल गैर वाज़ेह होती है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो पजल के तमाम और पजल चेंज भी होता रहता है इन रियल टाइम। तो जब इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने होती है तो हम क्या करते हैं? हम तजिया करना छोड़ देते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम कहते हैं अब हम चेक करते हैं बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज सब चेक करने के आज से बेहतर दिन किसी को मिलना नहीं था, आला दिन था आज, क्योंकि आज यौम पाकिस्तान था, वज़ीर आज़म ने भी आना था, आर्मी चीफ ने भी आना था। एक पेज पर नहीं तो एक कम से कम एक स्टेज पर जरूर थे, एक पेज नहीं एक स्टेज पर थे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आज का क्या तजिया हो रहा है बॉडी लैंग्वेज पर। सबसे ज़्यादा तो कमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म साहब यूं क्यों खड़े हुए थे। अच्छा, हाँ, मतलब यूं भी आप खड़े हो सकते हैं, आप यूं भी खड़े हो सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, लेकिन यूं ये इस पोज का मतलब क्या है? तो मैं भी जानना चाह रहा था, तो अभी मैंने गूगल किया है ब्रेक में, तो जो पहली जो विकिपीडिया की एंट्री आई है उसके मुताबिक इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने से दूर रखना चाहते हैं। ये चल रहा है आजकल ट्विटर और वो उसके वजह लोगों ने ये भी बताई कि देखें जी, वो इससे पहले जो परेड हुई थी उसमें तो वो लोग साथ साथ खड़े हुए थे, इस दफा दूरी क्यों है? अच्छा, मैंने कहा कि देखो दूरी मतलब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक बंदे को अपने आप को महदूद नहीं करना चाहिए। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें हर एक चीज़ पर बात करनी होती है। तो ये जो दूरी लैंग्वेज है इसका क्या मतलब है? तो एक वो पिक्चर आपने देखी होगी कि वज़ीर आज़म स्टेज पर खड़े हैं, बीच में मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब खड़े हैं और बहुत दूर अगर वो स्टिल है तो वो चला दें, और साइड में और सर्विसेज चीफ के साथ जो है वो परवेज खटक साहब जो कि परवेज खटक साहब बैठे हुए खड़े हुए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत दूर खड़े हुए हैं। तो मैंने भी कुछ कहा कि थोड़ा सा जदीद सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मैंने बकायदा नापा है एक वर्चुअल फीते के साथ कि कितने दूर खड़े हुए थे, और मुझे पता लगा कि, और हैरान होंगे ये बात सुन के, कि एग्जैक्टली 111 इंच दूर खड़े हुए थे। अब आप कहेंगे 111 इंच की क्या सिग्निफिकेंस है सर? 111 इंच का मतलब है 111, जिसका जो एक ब्रिगेड का नाम है, जिसका मतलब है कि ये वाजे है कि अब कू होने वाला है। एक और जो एनालिसिस है वो ये है कि आप ताली लैंग्वेज को भी कि आप देखेंगे जब चीफ साहब बात करते हैं तो कितनी तालियां बजती हैं, और जब वज़ीर आज़म बात करते हैं तो कितनी तालियां बजती हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 गुना ज़्यादा तालियां बजी हैं वज़ीर आज़म साहब के लिए, जिसका पक्का यही मतलब हो सकता है कि फ़ौज में भी फूट आ गई है। तो ये 2 मैंने थ्योरीज निकाली और मेरे पास फैल गई बात। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात कर रहे थे, और आप बहुत एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, और हमेशा यही बातें हो रही हैं किससे मुलाकात हुई, किससे मुलाकात नहीं हुई। तो आज जो सबसे अहम मुलाकात हुई है उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया।
और मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान कराची के टॉप लीडर और MNA आमिर लियाकत भाई की। और आमिर लियाकत भाई, आप चेक, शर्ट इनकी लाजवाब है। किसी ने ट्विटर पर कमेंट किया था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हवाई के PM से मिलने जा रहा है। एनीवे, तो वो गए और निकलते हुए वज़ीर आज़म से मिले और कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे क्या कायल करना था, मैंने उनको कायल कर दिया है, और जो होना था वो नहीं होगा, और जो नहीं होना था वो होगा। और फिर वहां से निकलते बड़ी दर्दमंदाना ट्वीट्स कर रहे थे गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कि मैं तो आप दीदा हो गया था बिल्कुल कि मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे और आपने मुझे छोड़ दिया, इतनी डिप्रेशन हुई थी भाई। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है कोई रमज़ान ट्रांसमिशन दे दे भाई को, हाँ, ताकि ये मतलब कम से कम नई शर्ट तो खरीद लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आर्मी चीफ, और उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म को रुखसत भी कर रहे थे तो उस पर भी आ गया ये तो आखिरी सलामी है और इसके बाद खेल ख़त्म है। हालांकि वहाँ जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम लंच पे मिलेंगे, और वो फिर बाद में मुलाकात हुई भी, लेकिन ज़ाहिर है वो लंच पे मिल रहे हैं तो कोई ऐसी वो नहीं है कि जिसकी आपको प्रेस रिलीज़ भी चाहिए कि जनाब ये। उसके बाद फिर ये रिपोर्टर्स आए तो रिपोर्टर्स से जो सारी गेम रमज़ान ट्रांसमिशन की है सर। हाँ, ठीक है ना। तो रमज़ान से पहले कुछ होना है, क्योंकि उसके बाद रोज़े में चले जाएंगे, फिर रमज़ान का मसला ये होता है कि जब आप रोज़े से होते हैं फिर आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको जो भी सवाल किया जाए आप टेढ़ा जवाब नहीं दे सकते। मैंने तो सुना था कि रमज़ान में बंद कर देते हैं। हाँ, मैंने तो सुना था कि रमज़ान में बंद कर देते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ शायद टीवी के अंदर बंद कर देते हैं। हाँ, मे बी ये भी हो सकता है। एनीवे, तो मेरा ख्याल है कि अब इससे ज़ीद हम आप हमारी बॉडी लैंग्वेज भी देख लें, और मज़ीद हो नहीं सकता हमारे से। एक वक्फा लें। वेलकम बैक। वैसे तो इस खित्ते में ख्वाजा सराओं की तारीख़ कुछ कहते हैं हज़ारों साल शायद पुरानी है, लेकिन आज के दौर में 2022 और इस सदी में हम देख रहे हैं कि बिलखुसूस पाकिस्तान में और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर पिछले हफ्ते की हम बात करें तो एक ख्वाजा सराओं की महफिल में एक शख्स दाखिल हुआ कमरे के अंदर और वहाँ पर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 4 और शख्स ज़ख्मी हुए थे। उससे अगर 2 हफ्ते पहले की हम बात करें तो कम अज़ कम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के 3 लोगों को कत्ल किया गया। और अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो कुछ अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 70 से ज़ायद ख्वाजा सराओं को कत्ल किया गया है। इसमें बहुत मुख्तलिफ केसेस हैं। अलीशा का केस भी होगा, आपको याद होगा, को गोली लगी थी और फिर इमरजेंसी रूम में वहाँ पर बहस चलती रही कि मर्दों के वार्ड में भेजना है या ख़वातीन के वार्ड में भेजना है, और उनकी जान वहाँ से चली गई। अच्छा, अब ये शायद है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं हो रहा, मुल्क भर में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है जी। लेकिन स्टेटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा, जैसे कि जबरी मज़हब की तब्दीली आप कह सकते हैं मुल्क में, पूरे मुल्क में होती होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंध में होती है। ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। ज़ाहिर है कि जैसे मैं कह रहा था कि और जगहों में भी होती है, और अभी हाल में ही इनफैक्ट कुछ दिन कबल रावलपिंडी में एक रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा भी हुआ था, और ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तरफ से, और उनके यही डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी, जो भी आप कहना चाहें, कि इंसाफ मिलना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़, ये 2 थी। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोइज़ महबूब अवान, एक्टिविस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। एंड आपने डॉक्टर साहब अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विटर थ्रेड की थी मर्डर रेट के बारे में, और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सरा कम्युनिटी की मर्डर रेट है। तो अब ज़ाहिर लोग कहते हैं कि जी आप एक फोकस कर रहे हैं, कोई बंदा कत्ल हुआ है, लोग हमेशा कत्ल हो रहे होते हैं, मुल्क भर में कत्ल हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कम्युनिटी की मर्डर रेट को देखें तो आपके सामने क्या आता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टू टॉक अबाउट दिस पर्टिनेंट इशू। देखें, कम्युनिटी के मर्डर रेट को देखते हुए अगर आप सिर्फ ख्वाजा सरा कितने कत्ल हुए हैं निकालेंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ द ट्रूथ, क्योंकि ख्वाजा सरा तो इतने हैं ही नहीं कि वो कत्ल हो जाएं। हमारी आबादी मर्दों की और औरतों के बराबर तो नहीं होती। तो पॉलिसी के अंदर एक अच्छा मेट्रिक होता है इस बात का तयन करने के लिए कि आप मर्डर रेट को कंपेयर करो कैलकुलेट करें एज द नंबर ऑफ मर्डर्स
divided by the number of that particular population. population है that specific population at risk. तो अगर हम लोग पाकिस्तान के अपने सेंसस के मुताबिक दिए गए खैबर पख्तूनख्वा में आदाद शुमार में से ख्वाजा सराओं का नंबर लें और उससे डिवाइड करें एक साल के अंदर होने वाले ऑन एवरेज ख्वाजा सराओं का कत्ल, इट कम्स आउट टू 789 मर्डर्स पर 100,000 ट्रांसजेंडर पीपल. यानी कि अगर इस सूबे के अंदर 1 लाख ख्वाजा सरा मौजूद हैं तो उनमें से 790 तो कत्ल होंगे ही होंगे कम से कम. नाउ दिस इज 15 टाइम्स एज हाई एज द हाईएस्ट मर्डर रेट इन द वर्ल्ड जो कि एल साल्वाडोर में है. और पाकिस्तान का जो अपना मर्डर रेट है वो लगभग कुछ 4 से 5 के बीच में है फॉर 1 लाख पीपल. 4 से 5 इन 1 लाख पीपल, ये आपकी एवरेज मर्डर रेट है. और 790 पर 100,000 ख्वाजा सराओं की इन केपीके. ये सिर्फ KP केपीके, ये सिर्फ केपीके की बात हो रही है. केपीके में क्यों? देखिए इसमें 3 बातें हैं. सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से मुझे कहनी पड़ेगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारी पुलिस फोर्स है उसका एक पैटर्न रह चुका है और उनके पास एक पॉलिटिकल इम्पेटस भी होता है ज़रा इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करना. ज़रा हमने पहले भी देख चुके हैं कि जब हसबा बिल आया था 2003-2004 के आसपास, तो इसकी एक सेंसिबिलिटी मौजूद है जहाँ पे हम लोग पुलिस को इतना एम्पावर करना चाहते हैं कि वो जाके सोशल इल्स को सॉर्ट आउट करें. एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि उसके अंदर अब जो SHO होगा या जो CPO होगा उसकी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी रिफ्लेक्ट होंगी. एंड मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई सेंसिटाइजेशन ड्राइव हुई है जैसे सिंध पुलिस ने एफर्ट्स किए हैं. यहाँ पर हुई है सिंध पुलिस डेफिनेटली हैज़ डन सम रिफॉर्म्स. यानी कि मैंने आई हैव वर्कड विद KPK गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. आई हैव वर्कड डायरेक्टली विद पंजाब एंड सिंध और मुझे ये ज़रूर लगता है कि सिंध पुलिस का रवैया काफ़ी बेहतर है. दूसरा प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये है कि वहाँ पे माइग्रेंट यानी कि रेफ्यूजी ख्वाजा सरास काफ़ी मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान से भाग के आए हुए हैं. तो उनके पास तो वो इंस्टीट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी नहीं होती. और मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशन है, कोई रखवाला नहीं है, कोई लीगल स्टेटस भी शायद. लेकिन ऑब्वियसली ये तो जाहिर है कत्ल का कोई मुहर्रिक नहीं हो सकता. बिल्कुल वल्नरेबल ज़रूर हैं, लेकिन उस सोसाइटी के बारे में जो आपने बात की आम, इसका मतलब है कि वो ख्वाजा सराओं को शायद इंसान नहीं समझते. वो उनको एक मेरे ख्याल से एक जिनसी ऑब्जेक्ट समझते हैं. और इसके अंदर पिदरशाही निज़ाम का जो एक मामला है कि अगर आपने किसी जिस्म की ख़रीद कर ली है तो अब वो जिस्म आपके हवाले है. जो करना है कर लो, जो करना है कर लो बेसिकली. और आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. अगर आप उस एक रिलेशनशिप में से थोड़ी बहुत आज़ादी लेना चाहें तो आपको वो नहीं मिल सकती. किसी और लड़के से बात करने पे कत्ल कर दिया जाएगा, दुकान से 1 पाव दूध खरीदने पे कत्ल कर दिया जाएगा, फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने पे कत्ल कर दिया जाएगा. अब इंटीमेट पार्टनर वायलेंस तो एक हेट्रोसेक्सुअल मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो भी कवर्ड नहीं है. तो यहाँ पे तो बहुत से ख्वाजा सरा जाके बात भी नहीं कर सकते कि जी हमारे साथ इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर किसी तरीके से वायलेंस हो रही है. हम एक्टिविस्ट इसके बारे में बहुत ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस लेवल के ऊपर इस चीज़ की किसी तरीके से भी कोई सेंसिटिविटी मौजूद है. तो आप को जाहिर है प्रोटेस्ट करते हैं, आप यहाँ पर भी किया है और जैसे ज़रार ने बताया कि रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने भी हो. खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपकी कम्युनिटी है, उसने क्या इक़दाम किए हैं कि इसको फ़ाइट बैक किया जाए या इसको रेजिस्ट किया जाए या एक सेंसिटाइजेशन पैदा की जाए या एटलीस्ट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी ये कहा जाए कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन भी लाई जाए जिससे इस तरह के कत्ल को प्रोटेक्ट किया जा सके. मुझे ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ब्रेन ड्रेन काफ़ी ज़्यादा है. बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा के जो सबसे 2 बड़े शहर हैं दैट इज़ पेशावर एंड एबटाबाद. एंड पेशावर में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, एवरीबॉडी हैज़ टू मूव आउट. पेशावर इज़ अ सिटी ऑफ माइग्रेंट्स नाउ. एबटाबाद के अंदर सारी इंडिजिनस लोग बाहर आ चुके हैं. मेरा अपना ताल्लुक एबटाबाद से है, मुझे एबटाबाद छोड़े हुए कोई तकरीबन 8 साल होने वाले हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुझे नहीं लगता, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ग्रास रूट्स कम्युनिटी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंगेजमेंट रही है. लाहौर हैज़ एन इंडिजिनस ख्वाजा सरा पॉपुलेशन, कराची इज़ खैर कराची प्लस सिंध है. सिंध के अंदर एक फ़कीरी का, एक ख्वाजा सराइयत का निज़ाम हमेशा से मौजूद था. सूफीज़म मौजूद है, तो हमारे पास एक इंगेजमेंट हो सकती है. KPK के अंदर दैट इज़ नॉट द केस. कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेशन ना ड्राफ्ट हुई है, ना उसको किसी ने टेबल किया है. एंड पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन इट्स क्वाइट आयरॉनिक दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनकी बाकी सूबों के अंदर एक बहुत प्रोग्रेसिव या क्वाज़ाई लिबरल सेंसिबिलिटी होती है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं होती. ANP की बात करें यहाँ पे ANP की भी बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात हो रही है. सारी वहाँ पर जितनी जमातें, मतलब ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल ना. ऑल पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट लोकल, इट इज ऑल्सो वेरी पेट्रियार्कल. उसके अंदर आप औरत को आगे नहीं कर रहे, उसके अंदर आप ख्वाजा सरा को आगे नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है कि जी आपको किसी किस्म का एक लेबल दे दिया जाएगा. एक स्टेटमेंट नहीं आई.
اچھا اب مجھے بات بتائیں, اب آپ نے بات کی پولیس کی, مانا کہ پولیس کی سینسٹائزیشن نہیں ہوئی, اگر سینسٹائزیشن نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ آئی مین ان دا سینس کہ اگر میں اس کو ایک طرح سے دیکھوں, قتل تو قتل ہے نا پھر بھی, رائٹ, ایک پھر بھی ایک جرم ہے, مرد کا ہو, خاتون کا ہو, خواجہ سرا کا ہو, جس کا جانور کا بھی ہو, تو مطلب اس کی بھی ایک سزا تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. تو سینسٹائزیشن اس کے ساتھ کیسے لنک کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ تو اس وقت آئے گی نا جب قتل ہو گیا, بندے کو پکڑا نہیں پکڑا, کس طرح آپ نے انویسٹیگیٹ کیا, کتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ کیا, وہ اپنی جگہ. اتنے قتل ہوتے کیوں ہیں وہاں پر؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کس قسم کی وائلنس ہے, مطلب پیور ہیٹ وائلنس ہے یا انٹیمیٹ جس کو بیلا وائلنس بھی کہا جاتا ہے, اس پر بھی ہم یہ آئیں گے. تو اگر کوئی ایک وجہ تو شاید مشکل ہی ہو, بالکل, لیکن کیا کس طرف آپ پوائنٹ صرف پیٹی ایکٹ کی؟ آئی وش کہ میں اس بات کا ایک بہت کانکریٹ جواب دے سکتی, کیونکہ میں نے 2 دفعہ اس معاملے کو پاکستان کے اندر اسٹڈی کرنے کی کوشش کیا, اور میں نے اس کے لیے کسی باہر کی ڈونر ایجنسی کا سہارا نہیں لیا. میں نے لوکل فیمنسٹ ریسرچ فنڈس کو رائٹ کیا تھا کہ آپ مجھے پلیز اس معاملے کو اسٹڈی کرنے دیں, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف آئی کین یوز دا ورڈ آن اسکرین اور ناٹ, بٹ ہر دفعہ مجھے ڈونر ایجنسی نے بولا کہ جی یہ میٹر از ناٹ سیکسی انف, آپ ذرا رورل چیز کو, آپ کلائمیٹ چینج کو, آج کل ہر قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ for giving us اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ہمیں وقفہ لے, بیپ کر دیں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سرہاؤں پر جو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. اب پرابلم تو ہم ڈیفائن کر لی ہے ہم نے, ہم پرابلم پوری زندگی ڈیفائن کرتے رہیں گے, آگے کیسے بڑھنا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ یہ پوچھنا بڑا آسان ہے, اس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں ہے, کافی مشکل ہے, لیکن مطلب اگر ہم 2-3 پوائنٹس کو لیں کہ ان پر کام کرنا چاہیے, وہ کیا ہوں گے؟ میں 3 پوائنٹ اسٹریٹجی آپ کو ایک بتاتی ہوں جس کو میرے خیال سے امیڈیٹلی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے لیٹس انڈرسٹینڈ کہ جو ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن ایکٹ 2018 ہے, اٹس اے فیڈرل بل آف رائٹس, اور اس کا جو امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے ود ان دا بل وہ کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس میں اومبڈسمن کا ذکر ہوتا ہے, اس میں ملٹیپل اکراس دا اسٹریم ہم لوگ سول رائٹس کا ذکر کر رہے ہیں, امپلائمنٹ سے لے کے انہیریٹنس تک, بٹ ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ امپلیمنٹنگ اٹ, وہ موجود نہیں ہے. اس کے رولز آف بزنس بنانے پڑتے ہیں, ایز اے ریزلٹ آف وچ ہر صوبے کو اپنا لا خود بنانا پڑ رہا ہے. تو سندھ میں تو ہم نے ڈرافٹ کر رہے ہیں آج کل, پنجاب کے اندر بھی ڈرافٹ ہو رہا ہے, لیکن وی نیڈ پروونشل لیجسلیشن ان آل 4 provinces جس کو وہاں کی لوکل پالیٹکس اور لوکل خواجہ سرا باڈیز نے انفارم کیا ہو. نمبر 2, فیڈرل لیول پہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل اس کے ذریعے ہمیں چاہیے ایک پاکستان پینل کوڈ کے اندر امینڈمنٹ, جہاں پہ ہم ایک نیا کرائم انٹروڈیوس کریں وچ از کالڈ ٹرانسفوبیا, کہ اگر آپ کسی کے خلاف ٹرانسفوبک یا ہوموفوبک ورڈز یوز کر رہے ہیں, ایکشنز یوز کر رہے ہیں اور انہیں ہراس کر رہے ہیں, تو دس از اے ہیٹ کرائم. یہ تو آدھے سیاستدانوں میں اندر ہو جائیں گے. وچ برنگز می ٹو مائی تھرڈ پوائنٹ از دا, دیکھیں جہاں پہ بھی قوم پرستی ہوتی ہے یا نیشنلزم ہوتا ہے, وہاں پہ ایک مردانگی کا ایک آتا ہے نا کہ آئی ایم دا مین ہو کین فکس اٹ آل. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ شروع سے جب وہ آئے ہیں تو دوسری سائڈ نے تقریباً کچھ ویسا ہی کرٹیسزم کرنے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے انیشلی بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا تھا کہ دس پرسن از ناٹ مین انف ٹو ڈیل ود اٹ. تو یہ جو مین انف کا آئیڈیا ہے نا, یہ ہمیں نیشنلسٹ پالیٹکس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز آج کل کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اتنے زیادہ سوشل میڈیا ٹرول باٹس اور ٹویٹر باٹس بنا لیے ہوئے ہیں کہ دے یوز ٹرانسفوبیا ایز اے میکنزم ٹو اٹیک دیئر پولیٹیکل اپوننٹس, which creates an enabling environment for violence on all of us in the country. مطلب میں کلیئرلی بات کر دیتا ہوں, اور سوری فار یوزنگ دا ٹرم, لیکن جیسے کہ یہ تو بندہ ہی نہیں, یہ تو ہجڑا ہے, ہاں یہ تھرڈ جنریشن ایک ایم این اے نے یوز کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم جب بھی ظاہر ان واقعات پہ کرتے ہیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ سب سے اگر کوئی مظلوم طبقہ ہے پاکستان میں تو ظاہر ہے وہ ٹرانسجینڈرز ہیں, کیونکہ انہیں بچپن سے ہی گھر کے اندر, پھر محلے کے اندر, پھر آگے جائیں رشتہ داروں میں, تو وہ چیز فیملی کو فورس کرتی ہے کہ ابینڈن کر دیں, پھر وہ باہر نکلتے ہیں, انہیں 10 گنا شاید زیادہ ہم لوگوں سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو یہ سوسائٹل چینج ہے وہ آگاہی کے گھروں میں بھی آئے کہ اگر آپ کے ہاں بچہ ہو گیا ہے جو کہ اگر ٹرانس ہے تو وہ اللہ نے ظاہر ہے ہر اولاد چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو وہ اللہ نے ہی عطا کی ہے, اللہ نے ہی اسے بنایا ہے, تو ہم اب تک اس بیسک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے, تو آگے جانے کا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ سینسٹائزیشن آپ لوگوں کی یونینز ہوں گی, ظاہر ہے سارے ملک میں ہوں گی, تو وہ
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ لوگ مل کر بیٹھیں اور کوئی ایسا ایک پریشر گروپ کریٹ کریں کہ جو کہ چیزوں کو ذرا آگے کی طرف لے کے جائے؟ مبشر صاحب میں اس کا ایک 2 پوائنٹ آنسر دینا چاہوں گی. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ لاٹ آف ٹائمز ہمارے ہاں کنفیوژن یہ پیدا ہو گئی ہے, اور یہ اصلی اور نقلی خواجہ سرا کا کانسیپٹ جو آج کل ٹاؤٹ کر رہی ہے رائٹ ونگ فاشسٹس پرٹیکولرلی, جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ حقوق کے خلاف نہیں ہیں, ہم بس حقیقی حقوق کے حق میں ہیں, اور وہ حقیقی حق کیا ہوتے ہیں وہ کبھی ڈیفائن نہیں کر پاتے. تو ٹرانس چلڈرن کا یوزلی پتہ چلتا ہے پیوبرٹی کے ٹائم پہ, چائلڈہڈ میں پیوبرٹی کے ٹائم پہ, یا پیوبرٹی کے بھی کافی بعد یونیورسٹی وغیرہ پہ. اس طرح نہیں ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی اور ٹرانس پیدا ہوتے ہی پتہ چل گیا. یہ ایک بہت بڑا myth ہے ہمارے ہاں. It's a very big myth because it's not an intersex condition, it's not a genetic condition, right, and it's not a condition at all to begin with. لیکن جو میں سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر آپ کا اس سینسٹائزیشن کے حوالے سے آنسر دینا چاہوں گی کہ آئی تھنک نیو لبرلزم اور این جی اوائزیشن آف ریزسٹنس نے جہاں دنیا بھر چیزوں کو افیکٹ کیا اس نے ہمیں بھی افیکٹ کیا ہے. تو ہماری ریزسٹنس ہیز ٹو بی اے کوڈیفائڈ فنڈیڈ ڈونر پروجیکٹ ناؤ, جس کے اندر ہم لوگوں کے ٹکٹس اور اکوموڈیشن کے فیئرز دے سکیں, تبھی آ کے وہ اکٹھے ہوں گے. کس حد تک این جی اوز, مطلب میں ظاہر اب یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, میں مان رہا ہوں بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, جاننا لینا میری, کس حد تک این جی اوز بھی کبھی کبھی یہ مطلب کہ یار یہ ٹرینڈی ہے آج کل, ہاں اس کو اٹھا لیں, 5 لوگوں کو کھڑا کر دیں تاکہ ہمیں بھی اس طرح کی فنڈنگ کہیں سے آ جائے, یہ ایسا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل ٹرو ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک این جی او جوائن کر لیتے ہو تو پھر آپ کی تنخواہ از لنکڈ ود دا فنڈنگ دیٹ یو آر بیسیکلی ریسیونگ. اور فنڈنگ دینے والی ڈونر ایجنسیز ہمیشہ ایلیٹ ایجنسیز ہوتی ہیں, یا وہ وائٹ کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ڈونرز ہوتے ہیں, یا وہ آپ کے اپنے ملک کا ایک ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک ایسا ایلیٹ طبقہ جس کے نزدیک میرا ایک ٹرانس ایکٹیوسٹ کا بیلا وائلنس کو اسٹڈی کرنا واز ناٹ سیکسی انف, تو آپ کو ہمیشہ ایک پینڈرنگ تو آپ کی ہوتی ہے, یو آر آلویز پلینگ ٹو این ایلیٹ آڈینس. اینڈ دا سیکنڈ پرابلم دیٹ این جی اوز ڈو از کہ ٹرانس ایکٹیوسٹ کو پھر تنخواہ بھی مل رہی ہے این جی او کے ذریعے, اور اب وہ سڈنلی پاکستان کے اکنامک کلاس کوئنٹائل میں ذرا سا اوپر چلی جاتی ہیں, اور پھر ایٹیٹیوڈ چینج, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اگر ایٹیٹیوڈ چینج نہ بھی ہو تو کمیونٹی کے اندر اب ہم لوگوں نے نئے سرے سے, یہ آج سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا, لیکن خواجہ سراؤں کے اندر بھی ایک ایلیٹ خواجہ سرا اور ایک نان ایلیٹ خواجہ سرا کا کانسیپٹ آ گیا. اینڈ دا ایلیٹس آر گوئنگ ٹو بی گیون دیئر رائٹس بیکاز دے لک لائک ویمن. ان کے پاس لیزر کرانے کے پیسے تھے, ان کے پاس میری طرح کھاڑی کا جوڑا پہننے کے پیسے تھے, لیکن اگر آپ غریب ہو تو پھر آپ کو حقوق نہیں ملیں گے. سو این جی اوز کا مسئلہ یہ نیو لبرلزم والا ہے کہ they always create a class hierarchy within a marginalized group and hence giving birth to minority capitalism. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ یہ ایسے ایک صاحب سے میں ملا تھا, وہ 80 کے دہائی میں شفٹ ہو گئے یو کے نا, اور وہ بریگزٹ کے لیے ووٹ دے رہے تھے اس دفعہ. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ یار میں نہیں چاہتا کہ یہ باہر والے ملک والے لوگ انگلینڈ میں آئے, تو کہ بھائی آپ کو سٹیزن شپ مل گئی ہے, اب آپ گورے ہو گئے ہیں. ایک اور جو سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں اوبیسلی کوئی چیز کمپلیٹلی لینئر تو نہیں ہوتی, آئی مین پروگریس بھی ہوئی ہے, آگے بھی ہوئی ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ نشا جی کے ساتھ ہم نے جو یاد ہے انٹرویو کیا تھا, وہ وکیل بن رہی تھی ابھی حال میں ہی, ڈاکٹر سارا, رائٹ. تو اگر ہم گیج کریں ہاؤ مینی اسٹیپس فارورڈ, ہاؤ مینی اسٹیپس بیک, کتنے آپ؟ آئی تھنک 10 steps forward and just 1 step back, اور اس ایک اسٹیپ کو بھی ہم لوگ روک کے چھوڑیں گی. اینڈ دیٹ 1 step back is the likes of اوریا مقبول جان, جن طرح کے لوگوں کو میں بیسیکلی کہتی ہوں کہ جو کہ رائٹ ونگ ریپبلکن ٹاکنگ پوائنٹس کو اٹھاتے ہیں, اس کا اردو کے اندر ترجمہ کرتے ہیں اور پاکستانیت کے طور پہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. شان ہینیٹی کا ترجمہ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, بیسیکلی ایبسلیوٹلی. اور خدا جانے ان کو کہاں سے کسی کیڑے نے آ کے کاٹ لیا ہے کہ انہوں نے ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ کو شریعت کورٹ کے اندر جا کے چیلنج کیا. یا دیٹ ہیز بین چیلنج فار دا لاسٹ 1 year ناؤ, اور ہم لوگ اس کو فائٹ کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ وی ون, وی تھنک وی آر گوئنگ ٹو ون. اف وی ڈونٹ ون, ویل یو آر گوئنگ ٹو سی 20 times the number of خواجہ سراز that are reported in the census on the streets of Pakistan. باقی میرے خیال سے عوام میں تبدیلی آ رہی ہے. Parents are now opening up to the conversation. ایک چیز جو کہ ابھی تک میرے خیال سے ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اس کے ساتھ ہمیں بھی ڈیل کرنا نہیں آیا اور پاکستانی پبلک کو بھی نہیں آیا, اور اس میں ٹاکنگ پوائنٹ سارے ہائی جیک کیے ہوئے ہیں رائٹ ونگ فاشسٹ نے, از ہوموفوبیا. کیونکہ جی ٹرانسفوبیا اور ہوموفوبیا بہت نیٹلی لنکڈ ہیں. کیونکہ اگر ہم ٹرانسفوبیا کو فائٹ کریں تو رائٹ ونگ بڑا کیٹیگوریکلی اپنے آپ کو درمیان میں آ کے پلیس کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم ٹرانسفوبک نہیں ہیں, ہم ہوموفوبک ہیں. تو پھر آپ تعین کیسے کریں گے؟ آپ بایولوجیکل ٹیسٹ ہے کوئی جو آپ جائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کون سا پرسن ٹرانس ہے, کون سا پرسن ٹرانس نہیں ہے. سو اٹس ویری آئرونک, کیونکہ اگر وہ ہماری جینڈر آئیڈینٹی کے اوپر کرٹیسزم نہ کریں
تو وہ ہمارے جنسی بیہیویئر کو ازیوم کر کے اس کے اوپر کرٹیسزم کرنا شروع کر دیتی ہیں. اینڈ دیٹ از سم تھنگ جس پہ پاکستان میں کام کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم لوگ جنرلی بہت سیکس نیگیٹو سوسائٹی ہیں. ہم لوگ اس کے خلاف بات کرنے کی تو اجازت دیتے ہیں, لیکن ہم اس کو ریبٹل دینے کی بھی ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمارا ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے, جس کو فار رائٹ فاشسٹ سے بھی یوز کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کوئی معجزہ اور ہمیں اس کا جواب دینا آ جائے. انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لنکیج ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ گوروں کی ایجاد ہے. بیکاز برٹش جب آئے تھے تو انہوں نے وہ کرمنل لاز ایکٹ پاس کیا تھا جس میں ایک غلط لنک بنایا صرف کرمنلائز کرنے کے لیے. وہی ایٹیٹیوڈ چلتے ہوئے اب ہم 2022 میں آ گئے. تو بہرحال اٹ واز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کی جو بھی اسٹرگل ہے آپ اس میں سکسیزفل ہو. وی آر ود یو. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.